हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग इसका प्रॉब्लम सेट 6 शुरू करेंगे। इसका जो प्रैक्टिस सेट है 6.1 एंड 6.2 वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें आपको टेबल दिए हुए हैं। जो भी कंडीशन होगी वो कौन से टेबल से सेटिस्फाई होती है वो देख कर ही आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट 6.1 एंड 6.2 नहीं देखा है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है देखना। उसका लिंक यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आएगा जिसमें 9th स्टैंडर्ड के लाइन वाइज आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसमें 6.1 एंड 6.2 का लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा टेबल कहां पे यूज करना है। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे लेकिन ठीक है, चलो चला लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट। अच्छे से समझो, मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स। 6.1 6.2 किया है तो आपको एकदम ही इजीली पता होगा कि इसका आंसर आएगा 1,50,000 रुपीज। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद ही करना होता है। हर साल, अभी अगर आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले ही बजट आया था तो हर साल बजट में ये अमाउंट डिसाइड होता है। ये 1,50,000 काफी टाइम से फिक्स चल रहा है, ठीक है, बट हो सकता है चेंज हो जाए। जब फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है ना, कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर है अभी, वो डिसाइड करते हैं कि कितना हम लोग अलाउ करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट जिसपे टैक्स नहीं लगेगा। तो अभी आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 80C में 1,50,000 रुपीज है जो मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, याद करना है। ऐसा नहीं कि कोई कैलकुलेशन है कि अरे 80C मतलब 80 इंटू ये करेंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे फिर उसको पावर करेंगे तो 1,50,000 आता है। नहीं, याद ही करना है। ओके, सेकेंड दिया है, अ पर्सन हैज अर्नड हिज इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। उसने अपनी कमाई कब करी है? 2017 से लेके 2018 में। देन हिज असेसमेंट ईयर इज, अभी अच्छे से समझो, असेसमेंट का मतलब होता है चेकिंग, ठीक है, वेरिफिकेशन। अगर उसने कमाई करी है 2017-18 में तो गवर्नमेंट वही साल जब वो पैसे कमा रहा है तब चेक नहीं करेगी, ठीक है। जो भी पैसा आदमी कमाता है ना, उसके नेक्स्ट ईयर उसकी चेकिंग होती है क्योंकि वो पूरे साल के पैसे कमा के फिर वो गवर्नमेंट को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता है जिसको बोलते हैं IT रिटर्न। वो डॉक्यूमेंट चेक होता है, उसके हिसाब से पता चलता है कि कितना टैक्स वो भरेगा, ठीक है। तो उसने पैसे कमाए 2017-18 में, फिर उसने जो पैसे कमाए उस पर उसने डिसाइड किया कि अच्छा मैं इतना टैक्स भरूंगा। उसने गवर्नमेंट को वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, गवर्नमेंट ने देखा हाँ भाई ये सही बोल रहा है, इसका इतना टैक्स बनता है, तो जो उसने टैक्स भरा है वो चलेगा, ठीक है। तो अगर उसने 17-18 में पैसे कमाए तो चेक कब होगा? नेक्स्ट ईयर, मतलब 18-19, ठीक है। तो यहां पे देख लो 2018-19। अभी लॉजिकली देखो, इसके पहले के सारे ऑप्शन जो है 17-18 में कमा रहा है तो असेसमेंट जो चेकिंग है वो 16-17 पहले हो सकती है क्या? पैसा कमाने के पहले चेकिंग कर लेंगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। 2017-18 में पैसे कमा रहा है और चेकिंग होगी 15-16 में, असेसमेंट 15-16 में हो सकता है क्या? नहीं, तभी तो उसने पैसा ही नहीं कमाया, पैसा उसने इधर कमाया। फिर दिया है 17-18, जब पैसा कमा रहा है तभी के तभी चेकिंग हो ही नहीं सकती, पूरा साल खत्म होगा उसके बाद चेकिंग होगी। इसीलिए ये खत्म होने के बाद देखो 18-19। अभी आपको कंफ्यूजन, ये 2 ईयर क्यों लिखते हैं? बिकॉज हमारे कंट्री में, अभी आप सोचेंगे सर ईयर तो 1 जनवरी को शुरू होता है 31 दिसंबर को खत्म होता है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं या आप जब जॉब करेंगे तब आपका जो अप्रेजल पीरियड होगा या टारगेट होगा आपकी कंपनी का, अगर आप इंडियन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो एक वर्ड होता है फाइनेंशियल ईयर। हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर है ना वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। मतलब देखो पूरा साल आ गया ना, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 31 मार्च को साल खत्म हो गया। फिर 1 अप्रैल आ जाएगा तो नया साल शुरू हो जाएगा। तो न्यू ईयर जो है ना, आप भले 1 जनवरी को मना रहे हो लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया साल कब मनाता है? 1 अप्रैल को। अप्रैल फूल है ना, पैसे ले लेते हैं आपसे। तो 1 अप्रैल, अप्रैल फूल से याद रखना इससे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। इसलिए 1 अप्रैल सपोज 2017 की साल में, तो जब वो दिसंबर के बाद मार्च होगा तो ईयर तो चेंज हो जाएगा ना। जैन फेब मार्च नए साल में आएगा, जो नया साल होगा 2018।
इसलिए देखो 17-18 दोनों आ रहा है, इसलिए ऐसा लिखते हैं 2017 2018। तो 2017-18 का मतलब क्या होता है, मतलब 2017 कब है, अप्रैल, 1 अप्रैल 2017, फिर मई 2017, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2017, फिर जैन आएगा तो क्या हो जाएगा 2018, फेब 2018, मार्च 2018। इसलिए देखो 2017-18 ऐसे आता है फाइनेंशियल ईयर। डन, समझ में आया ये 2 नंबर क्यों है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है, जो उसका असेसमेंट होता है चेकिंग वो उसके नेक्स्ट ईयर में होता है, ठीक है। जब 31 मार्च हो गया उसके बाद जो बंदा अपना आईटी रिटर्न फाइल करा है वो देखेगा भाई मैंने साल में कितना पैसा कमाया, कहाँ पे खर्च किया, उसके हिसाब से वो आईटी रिटर्न बनाएगा और वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो गवर्नमेंट तभी चेक करेगी, कब चेक करेगी, मार्च के बाद 2018-19 में। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया है क्योंकि ये लॉजिकली समझने की, देखो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था, यहाँ पे तो याद करना था, लेकिन यहाँ पे लॉजिक है कि 2018-19 क्यों है। डन, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसका सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे अंडर सेक्शन 80C, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स द मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट इज ₹1,50,000, ये वाला। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। सेकेंड वाले में इनकम ईयर ये रहा 2017-18, तो असेसमेंट ईयर चेकिंग कब होगी, उसके नेक्स्ट ईयर 2018-19। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया है मिस्टर शेखर स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, मतलब जो भी पैसे उसके पास आ रहे हैं उसका 60% वो स्पेंड कर देता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम द बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या है, जो बचा, उसके बाद जो बचा 60% तो स्पेंड कर दिया, अभी जो बचा उसमें से वो 300 रुपए डोनेट कर रहा है, डोनेट ₹300 टू एन ऑर्फनेज। बहुत अच्छा आदमी है मिस्टर शेखर, वो ऑर्फनेज को ₹300 डोनेट कर रहा है। ही इज देन लेफ्ट विथ, फिर से ये जो वर्ड्स है ना लेफ्ट विथ, फिर यहां पे जो वर्ड है बैलेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले 60% उसने स्पेंड कर दिया, उसमें से जो बचा उसमें से 300 रुपया उसने ऑर्फनेज को डोनेट किया, फिर ही इज देन लेफ्ट विथ, अभी वो डोनेट करने के बाद जो बचा उसके पास कितना बचा, ₹3,200। ही इज देन लेफ्ट विथ ₹3,200। व्हाट इज हिज इनकम। ओके, आपको इनकम बतानी है। इनकम के ऊपर उसने बहुत सारे कैलकुलेशन दिए और बोले इससे बता करो कि इनकम क्या है। गैस नहीं मारना है कि यार 5-10 हजार कमाता होगा, नहीं, पूरा कैलकुलेट करके बताना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको रफ में करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा फेयर में कैसे करते हैं। इनकम पूछा है ना, तो हम लोग बोलेंगे भाई तेरा इनकम फाइंड करना है, तो हम लोग ले लेते हैं कि तेरा इनकम है X रुपीस। ओके, अब उसने X रुपीस में से 60% तो स्पेंड कर दिया, ये X में से 60% स्पेंड कर दिया, जो बचा उसमें से 300 रुपीज उसने डोनेट किया। जो बचा मतलब अगर 60% स्पेंड कर दिया, टोटल कितना परसेंट होता है, याद है ना, परसेंट मतलब सेंट का मतलब सेंचुरी, 100, टोटल परसेंट कितना होता है 100 में से 60% स्पेंड कर दिया तो कितना बचा, 100 माइनस 60, 40 बचा ना। अगर किसी के 60 रन हो गए तो 100 करने के लिए और कितने रन चाहिए, 40 रन चाहिए ना। तो अगर उसने 60% इनकम स्पेंड कर दिया तो उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा 100 माइनस 60 विच इज नथिंग बट 40%, राइट। 100 माइनस 60 ऑफ X, ये इनकम है ना X, ऑफ हिज इनकम, तो 100 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 40% ऑफ X। ओके, ये उसने स्पेंड किया तो उसके पास बचा कितना, 40% ऑफ X। ये उसको अभी जेब में उसके पास इतना पैसा है। 40% को कैसे लिखने का, 40/100 इंटू X, परसेंट मतलब 100 होता है ना, इसलिए अपॉन 100 ले लिया। फिर इसको कट करेंगे, 0 0 कट। ओके, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना बचेगा उसके पास, 4/10, 4/10 मतलब 0.4, तो हम लोग बोलेंगे इक्वल टू 0.4 और बाजू में X। ओके, तो ये क्या है भाई, ये है उसकी सेविंग्स, इतना पैसा उसके पास बचा। अब वो सब जेब में नहीं डाल रहा, बैंक में नहीं डाल रहा, इसमें से ये जो बैलेंस बचा उसमें से देखो, पहले उसके पास X था, ये X में से उसने 60% स्पेंड कर दिया, इसलिए देखो स्पेंड कर दिया इसलिए माइनस, ये पैसा उसके पास है नहीं ना अभी,
इसलिए माइनस किया, तो उसके पास कितना बचा 0.4x। अब 0.4x में से उसने डोनेट किया 300 रुपीज, तो भाई क्या किया, आफ्टर डोनेशन उसने डोनेशन कर दिया, तो उसके पास कितना पैसा बचेगा, पहले उसके पास 0.4x था, इसमें से उसने 300 रुपया डोनेट कर दिया, तो माइनस करने का ना, उसके जेब में से और 300 रुपीज चले गए। अब 300 रुपीज चले जाने के बाद वो बोल रहा है ही इज देन लेफ्ट विथ रुपीज 3200, मतलब ये जो भी बचा है ना, इट इज नथिंग बट 3200। ये ना ही इज देन लेफ्ट विथ, ये काम 300 रुपया देने के बाद जो पैसा बचा ना, इट इज नथिंग बट 3200, तो ये पैसा बचा है एंड यू कैन से दिस मनी इज 3200। बस इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व करना बहुत इजी है, लेकिन ये दिमाग लगाना कि पहले उसकी 60% उसने स्पेंड करी, तो बैलेंस उसके पास कितना बचा 100 माइनस 60%, 100 होता है ना, तो 100 था, उसमें से 60 माइनस कर दिया, तो उसके पास बचा 40% ऑफ एक्स। 40% को क्या लिख सकते हैं 40/100, उसमें 0 कट, 4/100, 4/10 कितना होता है 0.4। एक्स तो बाजू में आएगा बिकॉज एक्स ही है ना इनकम। डोनेशन कितना किया 300 रुपीज, डोनेशन किया माइनस होगा क्योंकि उसके पैसे जा रहे हैं, कितना बचा उसके पास 3200, तो ये पूरा जो है वो 3200। अब ये माइनस 300 को उधर भेज दो, तो हो जाएगा 0.4x इक्वल टू माइनस 300 उधर गया, तो बन जाएगा 3200 प्लस 300, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3500। ये x 0.4 को उधर भेज दो, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, करेक्ट है ना, यहाँ पे अगर ये 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड होगा। अभी डेसिमल को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डेसिमल को अगर हटाता हूं ऐसे करके, तो मुझे एक एक्स्ट्रा जीरो डालना पड़ेगा। टेंशन मतलब ये रफ में सॉल्व कर रहा हूँ, आपको मैं पूरा फेयर में बताऊंगा कैसे होगा। अब इसको कट करके देखो, 4 1 जार, ये हो जाएगा 4 8 जार 32, 3 0 बचा, 4 7 जार 28, 2 0 बचा, 4 5 जार 20, 4 0 जार 0, तो आया रुपीज 8750। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। एक्स क्या था इनकम, वही तो पूछा था, तो हमको पता चल गया भाई मिस्टर शेखर की इनकम है 8750, उसमें से उसने 60% स्पेंड कर दिया, उसके बाद उसने 300 रुपया डोनेट किया, तो उसके पास बचा था 3200, वो यूज करके हमने एक्स जो उसकी इनकम है वो निकाल ली 8750। किसी को ये प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे एक्स क्यों लिखा, यहाँ पे देखो ही स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हिज इनकम मतलब एक्स, 60% ऑफ एक्स वो स्पेंड कर रहा है, तो उसके पास कितना बचेगा 100 माइनस 60% ऑफ एक्स, मतलब 100 माइनस 60% ऑफ एक्स, अगर चाहिए तो यहां पे भी परसेंट डाल दो, विच इज 40 ना, 100 माइनस 60 इज 40, 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स मतलब 40/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और एक्स की जगह पे एक्स, 0 कट, 4/10 इज 0.4। आया समझ में, फिर ये सॉल्व करके आपको आ गया ये वाला सोल्यूशन। अब इसको फेयर में कैसे लिखेंगे वो देखो, ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज हर एक स्टेप आपको लिख कर बताना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखा मैंने, पहले मैंने बोला लेट द इनकम ऑफ मिस्टर शेखर भी रुपीज एक्स, खाली इसके नीचे एक्स लिख लिया तो नहीं चलेगा, पूरा लिख के बताना पड़ेगा कि लेट द इनकम ऑफ मिस्टर शेखर भी रुपीज एक्स। नाउ मिस्टर शेखर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, ये कहां से आया, मैंने दिमाग नहीं लगाया, मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला है स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। अभी कोई अपना 60% पैसा खर्च कर रहा है, खर्च तो करेगा ना, रेंट भरेगा, घर के लिए सामान खरीदेगा, खाना खरीदेगा, राइट, तो ये पैसे उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे, परसेंट मतलब 100 ना, तो सेविंग्स जो बचे वो क्या होगा 100 में से ये माइनस कर दो, क्योंकि ये पैसे उसके चले गए, 100 माइनस 60% ऑफ एक्स, ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम मतलब एक्स ना, देखो इनकम एक्स है, तो 100 माइनस 60% ऑफ एक्स, 100 माइनस 60 होता है 40% ऑफ एक्स, ऑफ के जगह पे आएगा मल्टीप्लाई, 40% की जगह पे लिखूंगा 40/100, फिर इसको सॉल्व करूंगा तो 0 0 कट हो जाएगा, फिर 4/10 मुझे मिल जाएगा 0.4 और x की जगह पे x, तो उसकी सेविंग्स हुई 0.4x। फिर उसने क्या किया, फ्रॉम द बैलेंस लेफ्ट, जो पैसे उसके बचे, x कमा रहा था उसमें से 60% खर्च किया, तो जो बचा उसमें से उसने 300 रुपीज ऑर्फनेज को डोनेट कर दिया, ही डोनेट्स रुपीज 300 टू एन ऑर्फनेज, अनाथ आश्रम। तो अमाउंट लेफ्ट विद शेखर क्या हुआ, 0.4x में से उसके 300 रुपए और चले गए क्योंकि उसने डोनेशन दे दिया। जो अभी उसके पास पैसा बचा ना, ये पैसा बचा ना उसके पास टोटल, एक्स क्या हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है जो भी पैसा था उसमें से 300 माइनस किया, अब जो नया पैसा उसके पास बचा उसका वैल्यू दिया है 3200, तो हम लोग क्या करेंगे, बट अमाउंट लेफ्ट विथ हिम इज रुपीज 3200, और ये था अमाउंट, तो ये दोनों सेम आ जाएगा,
इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको हम लोग ये कट करके बताएंगे तो आ जाएगा 8750। मैंने आपको बताया कैसे आता है कट करके, राइट। 4 1 जार और ये जाएगा 4 8 जार 32, 3 0 4 7 जार 28, 2 0 4 5 जार 20, 4 0 जार 0। तो आंसर आया 8750। एक्स का वैल्यू 8750, बट एक्स क्या था भाई? एक्स था उसका इनकम रुपीज में। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? द इनकम ऑफ मिस्टर शेखर इज रुपीज 8750। किलोमीटर मत लिख देना यहां पे। आया समझ में? ये मैं एकदम स्टेप वाइज कर रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे मिस्टेक करते हैं, स्टेप भूल जाते हैं या डायरेक्टली यहां से इक्वेट कर देते हैं। फुल मार्क्स मिलने चाहिए आया तो, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। डन, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, मिस्टर हीरालाल इन्वेस्टेड ₹2,15,000 इन अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, उसने कहीं पे तो पैसे इन्वेस्ट किए। म्यूचुअल फंड आपने देखा होगा ना, ऐड टीवी पे सचिन तेंदुलकर की ऐड आती है ना बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड में क्यों पैसे इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है, हम लोगों को उसमें रिटर्न मिलता है। हम जो भी पैसा डालेंगे उससे थोड़े ज्यादा पैसे मिलने का चांस होता है। तो हीरालाल ने क्या किया? म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। ही गॉट ₹3,05,000 आफ्टर 2 years। दिख रहा है, डाला था 2,15,000 एंड ही गॉट हाउ मच? ही गॉट 3,05,000 आफ्टर 2 years। अभी उसका दोस्त है मिस्टर रमणिक लाल, उसने क्या किया? उसने इन्वेस्ट किया 1,40,000 एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years इन अ बैंक। देखो म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क होता है, ठीक है। वो हो सकता है पैसा कम भी हो जाए, गारंटी कुछ नहीं होती, लेकिन चांस अच्छा होता है कि पैसा बढ़ेगा, ठीक है। वो कंपनीज में पैसा लगाते हैं। अब ये रमणिक लाल बोलता है मैं तो रिस्क नहीं लूंगा भाई। वो बोल रहा है म्यूचुअल फंड सही नहीं है। म्यूचुअल फंड की ऐड देखिए ना, वो बार बार बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो ये बोल रहा है नहीं, रमणिक लाल बोलता है मैं तो म्यूचुअल फंड में नहीं डालूंगा, मुझे बैंक पर भरोसा है, मैं बैंक में इंटरेस्ट पे पैसा डालूंगा, ठीक है। कुछ बैंक जो म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं, लेकिन बैंक में आप पता है ना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट देता है। तो उसने 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए डाल दिया। दिख रहा है, दोनों ने 2-2 साल के लिए ही डाला है। अब दोनों का कंपटीशन हुआ। रमणिक लाल बोलता है कि मेरा डिसीजन सही है, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, और हीरालाल बोलता है नहीं मेरा डिसीजन सही है, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब आप देखेंगे तो इसने डाले थे 2,15,000, इसने डाले थे 1,40,000। यार पैसे भी अलग अलग डाले, कंपेयर कैसे करेंगे? जब भी आपको दो अलग अलग चीज कंपेयर करनी हो, जैसे हो सकता है आपके स्कूल में मैथ्स का पेपर आता है 40 मार्क्स का और आपको आए 40 में से, ठीक है, आपको आए 40 में से 37, लेकिन आपका फ्रेंड है उसकी स्कूल में मैथ्स का पेपर अभी होता है 9th में 50 मार्क्स का, और उसको 50 में से कितने मार्क्स आए? उसको 50 में से मार्क्स आए 38। तो इसका मतलब क्या है? उसको ज्यादा अच्छे मार्क्स आए क्या? अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करोगे कि अरे मुझे 37 आए उसको 38 आए, मतलब उसको तो मेरे से ज्यादा है। लेकिन आपको 37 40 में से आए, उसको 38 कितने में से आए? 50 में से। तो अगर इन चीजों को कंपेयर करना है तो आप डायरेक्टली नंबर टू नंबर कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसको ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। तो कभी भी दो चीजों को कंपेयर करना हो और दोनों सेम ना हो, अलग अलग हो, तो परसेंटेज निकालना इज द बेस्ट मेथड। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और फिर बताएंगे कौन जीता, हीरालाल जीता कि रमणिक लाल जीता, ठीक है। उसने पूछा भी है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द परसेंट गेन। गेन मतलब मुनाफा, कितना गेन हुआ उसको, दोनों के लिए, हीरालाल के लिए भी रमणिक लाल के लिए। हुज इन्वेस्टमेंट वॉज मोर प्रॉफिटेबल, किसको ज्यादा फायदा हुआ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में नंबर काफी डेंजरस लग रहे हैं, तो लॉजिक से ज्यादा ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनने वाला है, इसलिए कैलकुलेशन में हार मत मानना, ठीक है। मैं लॉजिक एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कैलकुलेशन भी बताऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो बिकॉज नंबर्स काफी बड़े बड़े हैं। तो डरने का नहीं, हम लोग स्टेप वाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलो हीरालाल का देखते हैं। हीरालाल ने 2,15,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो यहां पे लिख देता हूं हीरालाल। उसने इन्वेस्ट कितना किया? इन्वेस्ट किया उसने, पहले रफ में करा रहा हूं, इसको फेयर में कराऊंगा मैं बाद में। 2,15,000 रुपीज। उसको कितना मिला भाई? देखो उसको कितना मिला, 3,05,000। तो उसका प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? अगर उसको प्रॉफिट निकालना है तो जितना उसको मिला 3,05,000 माइनस उसने कितना डाला था? 2,15,000, है ना। तो कितना आएगा ये आएगा 15 मतलब 85 प्लस 5 90,000,
तो उसको 90,000 रुपीज प्रॉफिट हुआ। अगर अब मुझे परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालूंगा, जो भी प्रॉफिट हुआ 90,000, जो भी प्रॉफिट हुआ अपॉन उसने प्रॉफिट कैसे बनाया, उसने प्रॉफिट ये वाले पैसे डाल के बनाया ना, मतलब ये वाला प्रॉफिट उसको ये वाले पैसे पे हुआ। इसको मत देखो, ये तो उसको मिला है, लेकिन 90,000 बनाने के लिए उसको स्टार्ट में कितने पैसे डालने पड़े? 2,15,000। तो इसलिए प्रॉफिट किसके ऊपर बना? 2,15,000 के ऊपर। परसेंटेज है ना, परसेंटेज मतलब इंटू 100। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करना है तो आपको एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा वो मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, लेकिन लॉजिक समझा कि हीरालाल का अगर मुझे परसेंट प्रॉफिट निकालना है तो मैं ऐसे निकालूंगा। अभी सेम वे मुझे रमणीक लाल का भी निकालना है। ठीक है, तो रमणीक लाल का कैसे निकालेंगे? ये मैं इरेज करके यहीं पे कैलकुलेट करूं, क्योंकि ऐसे नीचे जाऊंगा ना तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो मैं ऐसे यहीं पे रमणीक लाल का भी सॉल्व करके बताता हूं, फिर आपको मैं पूरा एक साथ बताऊंगा, हीरालाल का भी एंड रमणीक लाल का भी। ये कैलकुलेशन भी समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए लॉजिक समझ लो। देखो यार, कैलकुलेशन यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। जीरो के साथ जीरो कट, जीरो के साथ जीरो कट, ये जीरो के साथ ये जीरो कट। ठीक है, क्या बचा? 90 इंटू 100, या फिर ये 5 में भी जाएगा। देखो 5 4 जार 20, 5 3 जार 15, ये जाएगा 5 1 जार 5, 5 8 जार 40। ये दिख रहा है 43 तो प्राइम नंबर है, तो 18 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 18 इंटू 100 आएगा 1800। ये सब परसेंटेज में आने वाला है। और नीचे क्या बचा? 43 दिख रहा है। तो ये आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए, बिकॉज 43 तो प्राइम नंबर है, अभी कट तो होने नहीं वाला। मैं डिवाइड करके आपको बता दूंगा, फिर आपको जो नंबर आया डैश परसेंट। ओके, ये पूछा नहीं होता ना तो बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि उसने बोला है परसेंटेज गेन हर एक का बताओ, नंबर क्या आता है, मुझे कैलकुलेशन चाहिए। टीचर को खुद करने कंटाला आ रहा है तो हमको दे दिया करने को। चलो अब देखते हैं रमणीक लाल का प्रॉफिट क्या है। रमणीक लाल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने बचपन में सीखा था। बचपन मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं, बट 7th 8th में कभी तो आ गया था ना। मेरे लेक्चर्स देखे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बहुत डिटेल में सीखा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 3 4 चीजें होती है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है उसने कितने पैसे डाले। तो मुझे पता है प्रिंसिपल कितना आएगा, इक्वल टू ₹1,40,000। ठीक है, पी बोलते हैं प्रिंसिपल को। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, कितना टका मिल रहा है भाई उसको पैसा? 8%। फिर एक वर्ड होता है एन, कैपिटल एन लिख लो, स्मॉल एन लिख लो, चलेगा। ठीक है, एन कितना है? एन है अपना 2 साल, नंबर ऑफ इयर्स एन का मतलब। तो ये नंबर्स अगर आपको दे दिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई जितना भी साल दिया है, 2 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ना, वो ऐसे है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। ऐसे में तो चलो सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा? आपने 8th पास किया है ना, आपने याद कर लिया ये फॉर्मूला, आपको आता है, बस रिवाइज करना है। ठीक है, देखो हमारे पास प्रिंसिपल भी है, हमारे पास आर भी है, हमारे पास ये एन की वैल्यू भी है। ठीक है, लेकिन हमको अमाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि है इंटरेस्ट। हम सीधा प्रॉफिट निकालते हैं ना। प्रॉफिट कितना होगा उसका, जो भी ये अमाउंट उसने बनाया है उसमें से माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। ये उसने इन्वेस्ट किया था ना स्टार्ट में, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट क्या है। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ओनली अमाउंट, मैं बोलता हूं यार प्रॉफिट निकालता हूं ना सीधा। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ये जो भी अमाउंट मिलेगा लास्ट में, ये आपको क्या देता है? अमाउंट। एंड में आपके पास कितने पैसे आएंगे, उसमें से माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल ये वाला, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा स्टेप्स लगेंगे, इसमें कम स्टेप लगेंगे। मुझे प्रॉफिट में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे परसेंट गेन निकालना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला। ठीक है, तो अमाउंट की जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं और अमाउंट को इरेज करके अमाउंट का फॉर्मूला डाल देता हूं यहां पे। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये पी वगैरह बहुत बड़े बड़े नंबर है भाई। ये जब मल्टीप्लाई होंगे इससे तो आपको बहुत बड़े बड़े नंबर और आएंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कैलकुलेशन कम करेंगे दिमाग लगा के। देखो दोनों जगह पी है तो पी कॉमन आ सकता है ना। पी को बोलेंगे भाई तू दोनों के पास है, तू बाहर आ जाना यार, तो पी को बाहर लेके आए। ठीक है, जब पी को यहां से बाहर निकाला तो ये यहां से तो चला गया, लेकिन ये तो बचेगा ना। तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल रेज टू एन। फिर यहां पे से पी जब निकाला, पी मतलब पी इंटू 1 ना, कोई भी नंबर,
को इंटू 1 लिख सकते हो। तो p को निकाला तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 1। बीच में देखो ये माइनस है तो माइनस, p की जगह पे आ गया 1। ओके, अभी इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मैं यहीं पे कर रहा हूं। देख लो यहाँ पे r के जगह पे डाल देंगे 8%, तो ये r गया अपना, r के जगह पे आ गया 8, करेक्ट। और ये प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल का वैल्यू है 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 है उसका वैल्यू, बहुत बड़ा नंबर है। ओके, तो अभी देखो क्या आएगा, ये 1,40,000 ऐसे का ऐसा लिख दो नीचे, यहां पे लिख दूंगा 1 प्लस ये 8/100 क्या होता है, देखो 100 में 2 जीरो है ना, मतलब अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 8 और एक नंबर और डेसिमल आना चाहिए, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे तो ही नीचे 2 जीरो हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं 8 के आगे एक जीरो डाल दो और उसके आगे एक पॉइंट डाल दो, तो आ गया 0.08, ठीक है। ये n क्या है, n है अपना 2, तो ये n के जगह पे मैंने लिख दिया था 2। ये -1 तो ऐसे का ऐसा है, समझ में आया। 8/100 को लिखा 0.08, ठीक है। अगर आपको ऐसे कन्वर्ट करना है तो देखो ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो अगर डेसिमल भगाना है तो आप 8/100 लिखते हैं ना, इसको कन्वर्जन 6-7 में सीखा हुआ, ठीक है। अब 1 प्लस 0.08 कितना होगा, 1 प्लस 0.08 आपका हो जाएगा 1.08, ये दोनों को ऐड कर दिया और ऊपर क्या है इनके, स्क्वायर, -1, तो ऐसे का ऐसा 1,40,000 भी ऐसे का ऐसा, इक्वल टू ये 1,40,000 ऐसे का ऐसा, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, -1 करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना है, परसेंट निकालना है, ठीक है। परसेंट कैसे निकालोगे, जो भी प्रॉफिट मिला है यहां पे आंसर अपॉन जो भी पहले इन्वेस्ट किया था इनटू 100, तो मुझे मिल जाएगा उसका परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूं, 1.08 स्क्वायर है, मतलब क्या 1.08 इंटू 1.08, करो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 8 8 जार 64, तो बचा 6, 8 0 जार 0 प्लस 6, 8 1 जार 8। फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाओ, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0, तो यहाँ पे एक एक्स डाला, आगे सब जीरो ही आना है ना, 0 इंटू 8 0, 0 0 0, 0 1 जार 0, क्यों लिखो। फिर नेक्स्ट डिजिट पे जाऊंगा तो नीचे 2x आएंगे, फिर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 8 जार, नेक्स्ट 1 है ना, ऐसे जाते हैं ना हम लोग, 1 8 जार 8, फिर 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, ये तीनों को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4 6, 8 प्लस 8 आ जाएगा 16, 1 कैरी होगा, 1 प्लस 0 1, और ये 1 ऐसे का ऐसा। डेसिमल के बाद कितना है देखो यहाँ पे, 1 2 3 4, तो ऐड करके भी 3 4 4 आना चाहिए ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे मिला 1.1664 -1। अब इसमें से जब 1 माइनस करूंगा, दिख रहा है ये 1 है, ये तो कट हो जाएगा ना, माइनस हो गया मतलब निकल गया, तो बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा इक्वल टू 1,40,000, ये 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 0.1664। नहीं समझ में आया तो यार इसमें -1 करके बताऊं क्या, देखो -1 करूंगा ये वाला पार्ट, तो क्या होगा, 1 मतलब 1.0000, करो माइनस, 4 - 0 4, 6 - 0 6, 6 - 0 6, 1 - 0 1, ये 1 - 1 आ जाएगा 0, तो आंसर आ गया 0.1664। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना देखो काफी इजी है, 4 0 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो ये 4 0 जब वो उसको दे दूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 14 इंटू, जब ये 4 0 इधर जाएंगे तो ये डेसिमल भाग जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 1664। अब इसको मल्टीप्लाई करना काफी इजी है, 14 4 जार 56, 5 14 6 जार 84, 84 प्लस 5 89, 8 कैरी 14 6 जार 84, 84 प्लस 8 आ जाएगा 92, 9 कैरी 14 1 जार 14 प्लस 9 आ जाएगा 23, तो आगे आपको ₹23296, ये रफ में करा रहा हूं, फेयर में आपको मैं अच्छे से कराऊंगा। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट, कितना है भाई प्रॉफिट, 23296। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या आएगा, कितना प्रॉफिट बनाया भाई उसने बनाया 23296, कितने पैसे डाल के बनाया, उसने प्रॉफिट कितने के ऊपर बनाया था, उसने डाले थे 1,40,000, पहले इन्वेस्ट किए थे ना,
तो 1,40,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज है। यहां पे आपको सॉल्व करके एक नंबर आएगा, ठीक है। तो आपको रमणीक लाल का परसेंटेज मिल जाएगा इधर, ये रमणीक लाल का है ना, देखो यहां पे। और इसके पहले आपने किसका किया था, उसके पहले आपने हीरा लाल का किया था। दोनों का प्रॉफिट परसेंट कंपेयर करोगे, जिसका ज्यादा आएगा पहले तो आप प्रॉफिट परसेंट लिखोगे और जिसका ज्यादा आएगा उसमें फाइनल आंसर में लिख देना, ठीक है। आया समझ में? रमणीक लाल ने कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला था इसलिए ये डेंजरस दिखने वाला फॉर्मूला आया। हीरा लाल ने म्यूचुअल फंड में डाला था और उसमें सीधा बता दिया था कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, इसलिए उसका कैलकुलेशन काफी सिंपल था। तो अभी देखते हैं इसको फेयर में कैसे करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। फेयर में मैंने आपको सारा कैलकुलेशन यहां पे करके दे दिया, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूं आपको कैसे। ऑलमोस्ट काफी कैलकुलेशन मैंने आपको रफ में बता ही दिया है। तो पहले हीरा लाल के लिए लिखते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है भाई, 2,15,000। ही गॉट रुपीज 3,05,000। उसको अमाउंट रिसीव्ड कितना मिला, 3,05,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ, जो मिला अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, तो पता चल जाएगा एक्स्ट्रा कितना मिला। प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा ना, तो अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, ये माइनस किया तो आया 90,000। उसने क्या निकालने बोला, उसने बोला प्रॉफिट परसेंट निकालो भाई, परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा, जो भी प्रॉफिट हुआ 90,000 अपॉन किस पे हुआ, ये पहले इतने पैसे डाले थे ना उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो 2,15,000 परसेंट निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके रफ में बताया था कि बचता कितना है, 1800 अपॉन 43। 43 प्राइम नंबर है, याद है ना, ये जीरो के साथ जीरो कट, 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 5 में कट कर दिया था, 18 इंटू 100 1800 और नीचे 43 बचा खाली। ये 43 1800 अपॉन 43 मैंने यहाँ पे डिवाइड करके बताया हुआ है, ठीक है। 43 प्राइम नंबर है, मतलब मुझे भी टेबल लिखने पड़ेंगे बिकॉज मुझे भी 43 का टेबल नहीं आता भाई, ठीक है। मुझे 30-35 तक के टेबल आते हैं, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ऐसे चुपचाप कैलकुलेट करने का सबको करना पड़ता है। कैलकुलेटर मत लेना, एग्जाम में नहीं मिलने वाला। तो 1800 डिवाइड बाय 43 किया। अब 43 5000 मैंने चेक किया, जब मल्टीप्लाई करके देखा ऐसे तो आया 215। मुझे क्या चाहिए, 180 चाहिए ना, 180 तो आ नहीं रहा, 215 बहुत ज्यादा है, तो मैंने 43 4000 करके देखा, तो 43 4000 में मुझे 172 आया, तो मैंने कर दिया 43 4000 172, 180 से थोड़ा कम है। माइनस करोगे देखो यहाँ पे 8 बन जाएगा 7, 10 माइनस 2 आ जाएगा 8। मैंने कैंसिल करके नहीं बताया बिकॉज फिर ये समझ में नहीं आएगा कि नंबर क्या लिखा है, ठीक है। तो 180 माइनस 172 है आपको 8, फिर ये 0 मैंने नीचे ले लिया। अब मुझे 80 चाहिए यार, क्लियरली समझ रहा है 43 का जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80 से तो ज्यादा ही बड़ा नंबर आने वाला है, बिकॉज 40 का डबल 80 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब डबल ना, तो 43 का जब 2 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो वो 80 से ज्यादा आएगा, इसलिए मैं 43 1000 करूंगा। तो 43 1000 किया तो 43 1000 43, जब माइनस किया तो ये बन जाएगा 8 7 और यहाँ पे 10 बोरो किया ना, 10 माइनस 3 7 और 7 माइनस 4 3, ठीक है। अब मेरे पास बचा 37 तो 43 से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेसिमल पॉइंट से उधार लेंगे। हम लोग बोलेंगे भाई इधर डेसिमल डालते हैं लेकिन यहाँ पे एक जीरो दे हमको, तो बोलता है ठीक है ले लो, ठीक है। तो हमने लिया 370। अब 370 कब आता है चेक करो, 43 5000 तक तो मुझे पता था 215 है, फिर मैंने 43 6000 चेक किया तो वो आया मुझे 258। मैंने 43 8000 भी चेक किया था लेकिन वो बहुत ज्यादा आया था, ठीक है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो मैंने 43 6000 किया तो 258 आया, वो 370 से काफी कम है। फिर मैंने 43 8000 किया तो वो मुझे आया 344, वो 370 से थोड़ा ही कम है। 43 9000 करूंगा ना तो वो 370 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उतना समझ में आना चाहिए आपको कि 340 में और 40 ऐड किया तो 380 के ऊपर जा रहा है नंबर, तो 43 8000 ही है। तो 43 8000 किया, 344, यहाँ पे 7 बन गया 6, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 4 2, बचा 26। अब ये जीरो मैं फ्री में लिख सकता हूँ, एक जीरो ले लिया, एट 260 भाई 260 देखो 43 6000 आता है, 258 260 से थोड़ा कम है, तो 43 6000 258 किया, ये 6 बना 5, 10 माइनस 8 आया 2, जीरो लूंगा तो प्रॉब्लम आएगा ना, खाली 20 43 में नहीं जाता है और जीरो लेके बढ़ना पड़ेगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक करो चलता है। तो मुझे क्या आया 1800 डिवाइड बाय 43 41.86, तो इसके जगह पे मैंने लिखा 41.86, लेकिन ये क्या था प्रॉफिट परसेंट, तो उसके बाजू में डाल दिया परसेंट। तो हीरा लाल ने इतना पैसा डाल के 41.86% कमाया, बहुत ही अच्छा रिटर्न है ये, ठीक है। उसने म्यूचुअल फंड में डाला और मस्त पैसा कमाया। अब हम लोग सेम चीज रमणीक लाल के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट था ना, वर्ड याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला है, मतलब प्रिंसिपल पी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एन नंबर ऑफ इयर्स, फॉर्मूला यूज करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो रमणीक लाल का मैंने ब्लू कलर में लिख दिया है, प्रिंसिपल 1,40,000, आर 8%, एन 2 ईयर्स।
सीधा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रॉफिट आ रहा है उसका। तो क्या है उसका फॉर्मूला, ए माइनस पी, मैंने आपको बताया था पूरा स्टेप वाइज। ठीक है, इस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वही तो उसका प्रॉफिट है ना, जो इंटरेस्ट उसको मिला उसने बैंक में डाला था पैसा। तो बैंक में जब पैसा डालेंगे ना तो आपको जो पैसा डाला था वो तो मिलता ही है, प्लस उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं। अभी इसने कंपाउंड इंटरेस्ट में डाला था इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट करके चैप्टर था, याद है, सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है, लेकिन बैंक्स में जनरली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पहले मिलता था, अब सब जगह आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। तो उसका फॉर्मूला है ए माइनस पी। ए के जगह पे ए का फॉर्मूला डाल दिया, ए मतलब अमाउंट, पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन, और पी के जगह पे देखो पिंक कलर का पी फिर से डाल दिया। दोनों जगह पी है, पी को कॉमन ले लिया, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा, माइनस ये पी के जगह पे क्या आएगा, 1। कैसे आया 1, क्योंकि पी को मैंने लिखा पी इंटू 1 और पी को कॉमन ले लिया वहां, तो बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, पी के जगह पे 1,40,000, आर के जगह पे 8, एन के जगह पे 2, -1 तो -1। इसको सॉल्व किया, 8 अपॉन 100 होता है 0.08। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। 1 प्लस 0.08 क्या आएगा, 1.08। ऊपर स्क्वायर था, पूरे के ऊपर स्क्वायर था, देखो पूरे के ऊपर स्क्वायर था, -1। फिर 1.08 मैंने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आपको मैंने रफ में भी बताया था, आता है 1.1664 -1। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस करके आपको मिलेगा 0.1664, ये भी मैंने आपको रफ में बताया। फिर जब इसको सॉल्व करना है तो ये 4 जीरो इसको दे दूंगा मैं। ठीक है, अगर चाहिए आपको तो एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या आएगा एक्स्ट्रा स्टेप, 1,40,000 ऐसे है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये इसको ऐसे ले लूंगा, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 1664। ये 4 जो जीरो है ना वो इधर दे दिए तो ये डेसिमल पॉइंट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे मिला 14 इंटू 1664। नहीं करना है, चुपचाप इसको मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल डालना है, डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है। ये मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना आया, 23296। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, इतना प्रॉफिट उसने बनाया 23296 अपॉन कितना पैसा डाला था उसने, 1,40,000। तो उसने 1,40,000 डाला था इंटू 100। अब ये मैं आपको एकदम स्मार्ट कैलकुलेशन बताता हूं, इधर से मुझे डायरेक्टली ये कैसे मिला। यहां पे देखो 14 को जब मैं ये 1,40,000 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये आंसर मिलता है। देखो ना, यहां पे यही सॉल्व किया है ना, ये रफ में आप देख लो। 1,40,000 को आप जब 0.1664 से मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो आपको आंसर क्या मिलता है, 23296। ठीक है, तो क्या मैं 23296 के जगह पर ये लिख सकता हूं, इक्वल है ना, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने 23296 के जगह पर लिख दिया 1,40,000 इंटू 0.1664। इससे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, मेरा दिमाग कम यहां पे कैलकुलेशन में लगेगा और लॉजिक में ज्यादा लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर एक स्टेप बता देता हूं आपको। ये कट करने से अच्छा मैंने क्या किया, ये 23296 के जगह 1,40,000 ऐसे का ऐसा कॉपी किया। ठीक है, ये 100 ऐसे का ऐसे कॉपी किया, सिर्फ 23296 के जगह पे क्या लिख दिया, ये वाला दो नंबर 1,40,000 इंटू 0.1664। ये दोनों नंबर तो सेम हो गया, पूरा कट, बचा क्या 0.1664 इंटू 100। जब इसको 100 से 2 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 16.64 आंसर आएगा परसेंटेज में। जिसको ये नहीं समझ में आता ना कैलकुलेशन, उसके लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल कैलकुलेशन चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ देख लो, ये जीरो के साथ जीरो कट, ये जीरो के साथ जीरो कट, फिर 2 के टेबल में जाएगा ना, 2 7 14, 2 0 0, 2 0 0। यहाँ पे देखो 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16। फिर से दोनों 2 में जाएंगे तो मुझे आएगा 2 3 6, 2 5 10, 2 0 0। इधर आ जाएगा 2 5 10, 1 6 2 8 16, 2 2 4 एंड 2 4 8, 5824 अपॉन 350। अब ये 5824 अपॉन 350 आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, और कहीं पे 2 में और कट हो रहा है, लेकिन चलो कट करके देख लेते हैं 2 में और क्या आता है। 2 1 2, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2 7 14, 2 5 10। इधर आ जाएगा 2 2 4, 1 बचा, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4। अब आपको 2912 175 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी ये दोनों एक टेबल में नहीं जा रहे, और डिवाइड करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 16.64। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। तो ये ऑल्टरनेट मेथड बाजू में दिया है, आप सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन भी करके बताऊं क्या,
2912 175 से डिवाइड करके, यार इतना तो कर सकते हो। अभी मैंने आपको 43 वाला तो बता दिया है, 175 का भी आपको टेबल लिख लिख के ही करना पड़ेगा, या तो मैंने जो मेथड सिखाया वो यूज़ कर लो, पहले जो आपने कैलकुलेशन किया है उसका ही यूज़ करके यहाँ पे इजीली आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको उसने पूछा था प्रॉफिट परसेंट दोनों का निकालो। रमणीक लाल का आया 16.64%, ओके, और हीरा लाल का कितना आया था? हीरा लाल का आया था 41.86%। मतलब क्लियरली दिख रहा है दोनों का परसेंटेज हमने निकाल लिया तो इसके फुल मार्क्स मिल गए। उसने बोला किसका ज्यादा प्रॉफिटेबल है, हमको दिख रहा है कि हीरा लाल का जो परसेंटेज है वो ज्यादा आ रहा है, मतलब हीरा लाल का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ये नीचे वाली लाइन इरेज कर रहा हूं, चाहिए क्या वो लाइन से ही मैंने ये कैलकुलेशन आपको समझाया। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो ये भी आप रफ में कहीं पे लिख सकते हो। तो हीरा लाल का जो इन्वेस्टमेंट है इट इज मोर प्रॉफिटेबल। आया समझ में? वीडियो पॉज करो, ये पूरा कॉपी करो, रफ वर्क भी देख लेना अच्छे से। एग्जाम में फ्री में आंसर नहीं मिलने वाला मैं जैसे दे रहा हूं वैसे। वीडियो पॉज करके ट्राई करो कि रफ वर्क तो खुद से ही करो, कैलकुलेशन आप खुद से करो। अभी एक बार समझाया ना मैंने, वैसे इसका भी कर लो। डन? तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म कर दें। तो आज लेक्चर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया? प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एंड सेकंड, मिस्टर शेखर वाला क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ठीक है, इसके कुछ और क्वेश्चंस है जो हम इसके आगे के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो? खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो चैनल, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। लेक्चर खत्म होने के बाद यहाँ पे 2 बॉक्सेस आएंगे, ये वाले बॉक्स में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, और ये वाले बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको 9th स्टैंडर्ड के लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।